गुड इवनिंग अरिंदम। देखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फेनॉल में हम लोगों ने रिमल्टीमन रिएक्शंस ऑलरेडी कल डिस्कस कर रखा है। उसमें हमारा सैलिसैल्डिहाइड फॉर्म होता था फेनॉल से। जो आज हम लोगों को केमिकल रिएक्शन फेनॉल की स्टडी करनी है वो है कोल्बीज रिएक्शन। कोल्बीज रिएक्शन में हमारा जो फेनॉल है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारा सोडियम फेनॉक्साइड आयन बनाता है विच इज O नेगेटिव Na+। जब हम लोग इसमें CO2H+ डालते हैं, CO2H+ डालते हैं तो हमारा यहाँ पे फेनॉल के साथ एक OH ग्रुप, फेनॉल के साथ हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और इसका स्पेशल नेम है सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। तो कोल्विज रिएक्शंस के रिएजेंट्स याद रखना कि इसमें हम लोग फेनॉल के साथ जब NaOH डालते हैं, कभी भी NaOH कभी भी डालेंगे फेनॉल के साथ तो इसमें फेनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। फेनॉक्साइड, क्योंकि NaOH में जो अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे, जो हमारा OH है वो बेस की तरह एक्ट करता है, H+ को उठा के ले जाता है। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज बचता है और Na का यहाँ पे आ जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। तो ये होता है यहाँ पे। तो कभी भी इस फेनॉल के सामने NaOH दिखे तो तुम फेनॉक्साइड आयन फॉर्म करोगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और जब हम इसको करते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। आज मैं फिनॉल्स खत्म कर दूंगी, कल ईथर्स, तो फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रोबेबली कल तक, ठीक है। तो इसमें देखो ये है हमारा जो पहला मैम स्टेप। पिछला स्लाइड एक बार दिखाइए ना। अच्छा, ओके मैम, ओके। ठीक। OH है हमारे पास, इसमें हम डाल रहे हैं NaOH। H को पकड़ के ले जाएगा, यहाँ से पानी बाहर निकलता है और हमारा यहाँ पे जो बनता है वो होता है फेनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव Na+ के, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी जो नेगेटिव है ये यहाँ पे वापस से ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा NaOH वाला प्रोसेस हो चुका है। अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ये होता है कि वो वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन का है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जनरेट होती है पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या बोल रही हूँ देखो, इसमें यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, O पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। सबको क्लियर है? ये ऐसे बनेगा देखो, CO नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ये होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये अटैक मार के ये होगा फॉर्म। इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिखती हूँ, मान लो जब ये ऐसे होगा तो यहाँ पे होगा कार्बन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे इसके ऊपर अटैक, ये कार्बो का इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा इजी है, तो C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ बन गई है बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, यही है। अब देखो यहाँ पे जो ये फिनॉल है, आई मीन जो भी ये रिंग है, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है। एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए जैसे रीमर-टीमर रिएक्शन में हाइड्रोजन अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वापस रिंग पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये जो H+ निकलेगा, यहाँ से जो H+ निकलेगा, मैं क्या बोल रही हूँ, हमारा पहला स्टेप में फेनॉक्साइड आयन फॉर्म हो चुका है। कोल्बीज रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं हम। फिनॉल की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी कराएंगे, कभी भी कहीं पे भी हो, तो इसमें से H को, क्योंकि NaOH में निकलता है OH नेगेटिव और Na+, OH नेगेटिव की जो टेंडेंसी होती है वो H+ के लिए बहुत ज़्यादा है, तो H+ को लेके चला जाएगा और हमारा फाइनली यहाँ पे फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा, सोडियम बगल में लगे रहेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बोल देंगे। इसका रेजोनेंस होगा, यहाँ पे जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद है हमारे पास सामने इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, O नेगेटिव C पॉजिटिव, ये हो जाता है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ से होती है अटैक और हमारा ये फाइनली फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पे तो हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो चुका है, बट दी एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, मतलब रिंग की जो आइडेंटिटी है वो हट चुकी है। तो हाइड्रोजन जो साथ में लगा होता है वो अपना बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देता है, ऑक्सीजन ऊपर जाता है और होता ये है, O नेगेटिव फॉर्म होगा पहले तो, फिर होगा यहाँ पे हमारा CO डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे O नेगेटिव है, H पॉजिटिव अपने फॉर्म में निकल चुका है, ये वाला चीज यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है ना कहाँ से निकला? जो H का बॉन्ड यहाँ पे गया था, यहाँ से H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है तो यहाँ पे OH लग जाएगा। जहाँ पे O नेगेटिव था वहां पे H जाके बैठ गया है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसका वो करा दो एसिडिफिकेशन H+ के सोर्स में, तो यहाँ पे हमारा ये सैलिसाइक्लिक एसिड OHCOH, which is the product of Colby's reaction is formed। क्लियर है ये क्या हुआ है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये जो है ऑर्थो प्रोडक्ट इसलिए फेवर होता है क्योंकि यहाँ पे भी जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसको स्टेबिलिटी मिलती है, तो पैरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो वाला ही होता है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुम लोग सब सोच रहे होगे कि यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मैम, यहाँ पे जो आप नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट किए हो, इसको यहाँ से करवा दो रिएक्शन, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, पर फर्क ये पड़ता है लास्ट में अल्टीमेटली कि जो इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे OH और COH के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ऐसे। देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है आपस में ही, तो इससे स्टेबिलिटी मिलती है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो इसमें ये होता है रिएक्शन। तो सबसे पहले बात कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, NaOH के प्रेजेंस में फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा। दूसरे स्टेप में CO2 ऐड होगा, CO2 विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो जाके ऑर्थो पोजिशन पे अटैक होगा और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH ग्रुप फॉर्म होगा। इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट इसलिए फॉर्म होता है, तीसरी बात जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसको स्टेबिलिटी मिलती है। So this is what is the chemical reaction of phenol।
विच इज नोन एज, नहीं सैलिसाइक्लिक एसिड ही इसका प्रोडक्ट होता है बच्चे। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा वाला को नहीं लेके चलते हैं। वेटिंग इन द लॉबी, 1 मिनट रुको। इसमें देखो जो कोल्बीज रिएक्शन का हो गया है हमारे पास, हर्ष अग्रवाल हैज रेज्ड अ हैंड। नथिंग, जल्दी ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। देवेंद्र राठौर हैज रेज्ड अ हैंड, क्या बोलना है भाई बोल दो। आई विल सेंड। क्या बोल रहा है हर्ष? आई विल सेंड डन मैम, नथिंग मैम। क्या मजा आता है इरिटेट करने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। एकदम बोला कि मैंने लिया स्क्रीनशॉट, तो मैं बोला मैं ले लिया। क्या मैं बोला स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ, तो हर्ष बोला कि मेरे पास है, मैं दे दूंगा तेरे को। वही। अच्छा, और मैं इसको ऐसे ले रही थी कि हर्ष अग्रवाल हैज रेज्ड अ हैंड, ठीक है, फिर नथिंग, फिर मेरे को लगा आई हैव हैंड, आई विल सेंड, आई विल रेज हैंड, इसका मतलब, ठीक है। नो ऑफेंस, जो भी है यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं अब ये। देखो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दो मेन जो हमारे थे, रीमल्टीमर रिएक्शन और कोल्बीज रिएक्शन, ये रेम रिएक्शंस थे फिनॉल्स के केस में, जो हमारा केमिकल रिएक्शन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को अब देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन, ठीक है, जो इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये चलता क्यों नहीं? किसी को दिक्कत नहीं है ना पहले वाले पॉइंट्स में, या किसी का छूट गया जो लेट वेट ज्वाइन है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास जो फेनॉल है, हमारे पास जो फेनॉल है, इसमें ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अच्छी है, प्लस एम इफेक्ट और ये सब की वजह से भी इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने इसका ऑलरेडी रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह देख रखा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन के लिए लव है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, वो इस पे इजिली आके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोफाइल जब फेनॉल में आएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, तो देखो OH है हमारे पास और यहाँ पे है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक होती है यहाँ पे और होती है यहाँ पे, तो हमारा OH इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये सब ये हटता है ना, याद रखना, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हटता है और इलेक्ट्रोफाइल लगता है, क्लियर है। एक ये हो सकता है कि यहाँ पे ये फॉर्म हो जाए पैरा प्रोडक्ट। देखो अब तुमको कैसे पता करना है कि ऑर्थो वाला मेजर होगा कि पैरा वाला? तो कभी भी अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो रहा होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, कभी भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है, इफ इट इज कैपेबल ऑफ इंट्रामोलिकुलर
कैपेबल ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अदरवाइज पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल के OH के साथ इलेक्ट्रोफाइल का कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो पैरा प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करके आओगे। क्यों? सिमेट्री की वजह से एक, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कोई सिमेट्री के कारण जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो तुमको बस ये ध्यान में रखना है कि फेनॉल के केस में अगर इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफाइल का नेचर पे डिपेंड करेगा कैसा इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ कुछ भी वो जो इंट्रा वाला चीज मैं बोल रही हूँ अगर वो कर रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करके आओगे ऑर्थो वाला, और अगर नहीं कर रहा है तो तुम पैरा वाला कर देना सिंपली, ठीक है। क्लियर है मैम। ठीक है। अब वही सिंपल से रिएक्शंस है जो हर चैप्टर में हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक के। मतलब कि देखो यहाँ पे हो गई हमारी नाइट्रेशन, आज फेनॉल में खत्म कर दूंगी, फिर कल ईथर का कल खत्म कर लेंगे, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रोबेबली इस वीक, मतलब हो जाना चाहिए। नाइट्रेशन, क्योंकि मैं इसके अब नाइट्रेशन वगैरह के मैकेनिज्म वगैरह तो बार बार नहीं डिस्कस करूंगी ना, हर लास्ट क्लास लेक्चर्स में मैंने डिस्कस कर दिया। OH देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 है, यही होता है नाइट्रेटिंग एजेंट। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, नाइट्रेशन कैरी आउट करना है हम लोगों को फेनॉल के। हमारे पास है डाइल्यूट HNO3 H2SO4, तो सबसे पहले इससे जो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है वो तुम लोगों को पहचानना है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2+ होता है, ठीक है। नाइट्रोनियम आयन बनता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन बनता है। कैसे बनता है वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगी। इसके नाइट्रोनियम आयन बनता है, तो नाइट्रोनियम आयन बनता है तो यहाँ पे बना दो इसमें ऑर्थो वाला, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मिक्सचर फॉर्म होता है ये बेसिकली, जिसमें जो ऑर्थो की जो होती है, मतलब कि ऑर्थो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है देखो, ये होता है कि तुम SO3HOH सल्फोनिक एसिड का ये जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को मैंने ऐसे लिख रखा है। इसमें क्या होता है कि ये जो इसकी जो एसिड टेंडेंसी है तो H+ को ये लिबरेट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर यहाँ से जो H+ निकलता है, H+ जो निकलता है ये वो उसके साथ HNO3 के साथ HONO2 ये है ना HNO3, तो ये इसको लेता है अपने साइड, तो यहाँ पे फॉर्म होता है OH। देखो ये हो जाएगा ओके। मैं ये सब ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर्स में। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये निकलेगा तो NO2, इसमें नाइट्रोनियम आयन फॉर्म होता है, ये जो भी है। तो उसके हिसाब से तुम प्रोडक्ट, तुमको कुछ नहीं करना, ये सब मैकेनिज्म वगैरह कुछ याद नहीं रखना है तुमको कभी भी। नाइट्रेशन ये बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का, और ये तीसरा चैप्टर चल रहा है फेनॉल का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। याद रखना नाइट्रेशन के लिए जो हम लोगों को चाहिए होता है वो होता है डाइल्यूट HNO3 H2SO4। इसमें हमारा नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहिए। अब अटैक मारेगा कहाँ पे, ये उसके हिसाब से। दूसरा कि इसमें यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बट पैरा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ये मिक्सचर होता है, ये माइनर अमाउंट में होता है, पर ये मिक्सचर एक्चुअल में ये लैब में ऐसे होता है कि तुम्हारे पास आया, इसको सेपरेट आउट करना पड़ता है। मेजर माइनर ऐसे साथ में ही रहते हैं, अलग अलग कुछ वो नहीं होता है, फिर तुमको सेपरेट आउट करना होता है। तुमको पता है कि इसमें जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट, वो तुमको पता है, बट यहाँ पे पैरा भी प्रेजेंट है कुछ अमाउंट में, माइनर अमाउंट में, तो तुमको वो सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में, ठीक है। तो ये याद रखना नाइट्रेशन के लिए। अब देखो जो अब सवाल उठता है कि इन लोगों को सेपरेट कैसे करेंगे, मतलब कि हमारे पास ऑर्थो भी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है और एक है पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। अब दोनों का ही मिक्सचर है, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, दोनों को हीट करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं,
फिर यहाँ पे एक कंडेंसर वगैरह लगा रहता है फ्लास्क, और यहाँ पे जिसकी भी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो बॉयल ऑफ करके मतलब जल्दी निकल जाता है। क्या बोला मैंने? डायग्राम गंदा है, मतलब मत उस पर ध्यान मत दो। हम लोग इसको सेपरेट करना है। हमारे पास है प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल, ठीक है। ये मिक्सचर फॉर्म हुआ है। हम लोगों को पता है जो ऑर्थो है वो मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। खत्म बात। दूसरी बात यह है कि अब मैम इन लोगों को सेपरेट कैसे करेंगे? तो सेपरेट करते हैं हम इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट करते हैं? यहाँ पे हमारे पास फ्लास्क में हम मिक्सचर लेके चलते हैं। यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट है हमारे, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। ऑर्थो प्लस पैरा दोनों ही प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करते हैं और साथ में लगा होता है, ठीक है बच्चे, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे हीट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कंडेंसर होता है, और जिसकी भी बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो प्रिंसिपल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, कि बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम लिक्विड जो भी प्रेजेंट है उसमें उसको सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो जो जल्दी बॉइल ऑफ होगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो भी फ्लास्क है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब ऑर्थो और पैरा में बताओ किसकी कौन जल्दी बॉइल ऑफ होगा और क्या होगा? देखो, जो पैरा, ज्यादा होगा, क्या? पैरा वाले में ज्यादा होगा। हाँ हाँ, ऑर्थो वाला जल्दी होगा। इसकी ये बॉइलिंग पॉइंट की वो है, यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट का मैंने लिख दिया कि देखो, पैरानाइट्रोफेनॉल में जो हमारा होता है उसमें होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर वाले को बॉयल ऑफ करना ज़्यादा, मतलब इसको मॉलिक्यूल से कोई लेना नहीं देना नहीं है दूसरे वाले से। इसमें क्या होता है? देखो ये होता है, यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई OH, N डबल बॉन्ड O H के साथ ये है, और साथ में है हमारा यहाँ पे मान लो एक और मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का, ये है, ठीक है। इसमें इस मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल से। पैरा में क्या होता है? पैरा में मान लो ये है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ N डबल बॉन्ड O, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा बना रही हूँ, OH N। देखो, इसमें यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हो रहा है, मतलब कि इसको इस मॉलिक्यूल से लेना देना है, तो इंटरमोलिकुलर केस कंसिडर करके चलते हैं हम लोग को। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? दो तोड़ना है बीच के, तो इसलिए इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होती है पैरानाइट्रोफेनॉल की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल विच हैज नथिंग टू डू विद दिस वन, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जल्दी बॉइल ऑफ होगा तो जल्दी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और पैरानाइट्रोफेनॉल को हम बाद में कलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो में पूछती है किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, तो तुम पैरा की बताओगे। क्यों होती है? इसलिए होती है, और उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट करते हैं। क्लियर है ना सबको? आवाज आ रही है ना? ये कुछ देखो, अब देखो इसमें एक और केस याद रखना, स्टार लगा के लिख लो इसको। वो हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे थे? फेनॉल की डाइल्यूट HNO3 H2SO4, ये किया था ना मैंने। इन केस अगर कॉन्क HNO3 H2SO4 है यहाँ पे, तो इसमें रिएक्शन अलग हो जाती है। इसके केस में भी इलेक्ट्रोफाइल तो वही होगा अपना, नाइट्रोनियम आयन। इसके केस में भी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो नाइट्रोनियम आयन ही होगा, NO2 पॉजिटिव। बट इस बारी प्रोडक्ट जो है वो हमारा वो फॉर्म नहीं होगा। जो भी एक्टिव साइट्स है, जो भी एक्टिव साइट्स है सब जगह NO2 लग जाएंगे ये। और इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे कॉन्क है, मतलब यहाँ पे बहुत भर भर के HNO3 ऐसे सोच सकते हो तुम। कॉन्क HNO3 H2SO4 है, उस केस में मैंने डाइल्यूट HNO3 H2SO4 लिखा था,
तो उसमें जो ऑर्थो पैरा का मिक्सचर फॉर्म होता है उसमें भी ऑर्थो जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। इस केस में हमारे पास है कॉन्क HNO3 H2SO4। तो जितने भी एक्टिव साइट्स होंगे, हम रेजोनेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये सारे साइट्स ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग होते हैं ना, OH। तो जितने भी एक्टिव साइट्स होंगे, हाँ बहुत एसिडिक है बच्चे, इसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये बहुत एसिडिक है, सावेज। NO2 पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें नाइट इलेक्ट्रोफाइल में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल अभी भी हमारा नाइट्रोनियम आयन ही है, पर बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट से फर्क पड़ जाता है, और हमारा यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है दैट कम्स आउट टू बी पिक्रिक एसिड। अगर तुम्हारा ये 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें हो जाएगा 2, 4, 6, ये कॉमन ही होगा, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, दिस इज आयोपैक, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा सा मैम। और इसका तो ज्यादा होगा, आई थिंक बहुत ज्यादा। मतलब ये तो ये भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, बट ये दोनों हाँ हाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ एक लेकिन कर सकती है इंट्रामोलिकुलर। देखो यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। हाँ, इसकी ज्यादा होनी चाहिए ऑब्वियसली। देखो क्यों होगी, क्योंकि देखो इसमें इंट्रामोलिकुलर के अलावा यहाँ पे NO2 जो है और ये वाला जो NO2 है, इसके साथ इंट्रामोलिकुलर के लिए दो OH जो इंटरमोलिकुलर होंगे वो होंगे, इन दोनों में इंटरमोलिकुलर होगा और इसमें होगा इंट्रा। देखो यहाँ पे 3 लोग है ना, OHN। देखो इस वाले H को तो ये पकड़ लिया, ये वाला NO2, ये इसके साथ तो कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर होगा, मतलब जो दूसरा नाइट्रो वाला ग्रुप होगा उसके साथ, मतलब OH वाला इंटर मॉलिक्यूलर। अब ये वाला NO2 भी क्या करेगा, ये वाला भी NO2 किसी दूसरे के साथ इंटर मॉलिक्यूलर करेगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ठीक है। हम कोई एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करेगा ना, इंट्रा। इंट्रा तो एक ही कर सकता है ना, क्योंकि फिर H अवेलेबल नहीं है, दूसरे का H अवेलेबल होगा, दूसरे वाला जो फेनॉल ग्रुप होगा उसका H अवेलेबल होगा, बट खुद का तो नहीं अवेलेबल है, तो उसमें इंटर बोल सकते हैं हम, इंट्रा नहीं बोल हाँ, सकते। और मैम स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, हाँ नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चे। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना, इसमें जो जो भी सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको पुल करने के लिए हमारा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। सबको क्लियर है ना, पार्टिशन। मैम स्क्रीनशॉट लेना रह गया एक बार। अच्छा अच्छा हाँ बच्चा, बहुत जल्दी कर देती हूँ क्या मैं, मतलब स्विच। कर दूँ ना आप? देखो अब जो दूसरा है, जैसे कि नाइट्रेशन हो गया, बाकी जैसे में हम लोगों ने हेलोजनेशन देखेंगे अब। अच्छा अब से थोड़ा ध्यान रखूंगी मैं।
अच्छा ठीक है, मैं ध्यान नहीं दूंगी अब। मेरे को लगता है कि यार मतलब लाइक आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस, ठीक है, टू बी फ्रैंक। लाइक आई हैव नेवर डेल्ट विद एनी ऑफ द स्टूडेंट, और लाइक आई हैव बीन नेवर टू बी टीचिंग, और मेरे को नहीं पता कि क्या होता है। और 12th के बच्चे, लाइक वी शेयर अ एज गैप ऑफ लाइक 5 years ओनली, ठीक है, मैं 5 साल बड़ी होंगी तुमसे बस। तो मैं लाइक यू पीपल कैन ठीक है, मतलब हम लोग भी करते थे यार स्कूल में, हम भी टीचर के मजे लेते थे। तो अगर तुम, मेरे को कोई ऑफेंस नहीं है, लाइक आई एम वेरी चिल, बट इट शुड नॉट बिकम, मतलब अगर मेरे को लग गया तो फिर मैं बहुत वो हो जाती हूँ, ऑफेंस जब तक चल रहा है ठीक है। तो इसीलिए मेरे को पता नहीं है कि अब ऑनलाइन में रेस कर रहे हो एंड या कुछ कर रहे हो, तो मैं पूछ लेती हूँ कि कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है भाई, कुछ बोलना है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कुछ भी करो, यू कैन बी वेरी। मैं बस बोल रहा था, ठीक है। अरे देवेंद्र कोई नहीं, चिल। यहाँ पे देखो हेलोजनेशन करना है हम लोगों को, तो Br2OH और है CH2CHCl3, कार्बन डाइसल्फाइड यूज परेशान करना अच्छा होता है। हाँ ठीक है, इरिटेट कर सकते हो, बट लाइक मजे लेने के वे से कर रहे हो तो लाइक ठीक है, मेरे को समझ नहीं आएगा ऑल्दो, बट लाइक मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रही हूँ यार तुम लोगों के साथ, मतलब हेलोजनेशन देखो। हमारे पास ब्रोमीन है और हमारे पास है, अगर अगर सॉल्वेंट में से कुछ भी ये यूज हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे सॉल्वेंट पे ध्यान देना, CH2 इज कार्बन डाइसल्फाइड एंड CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो कभी भी अगर ये सॉल्वेंट के साथ ब्रोमीन दिया तो इसके हेलोजनेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अलग होता है, और अगर ये सॉल्वेंट्स नहीं दिए हैं तो उसका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल हमारा Br पॉजिटिव होगा। अब इसमें हो सकता है दो पोजिशंस में, और अल्कोहल जो है हमारा, आई मीन फिनॉल जो है वो ऑर्थोपीरा डायरेक्टिंग है, तो हमारा यहाँ पे आ सकता है एक, और हो सकता है एक हमारा यहाँ पे। अब बताओ इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा बताओ। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन पैरा बॉन्ड, वाला मैम। हाँ ये वाला होगा। अच्छा, तो ये वाला हमारा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक तो सिमेट्री के कारण, और दूसरा हम सोच सकते हैं कि स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस भी सोच सकते हैं। यहाँ पे देखो दो ग्रुप्स एक साथ आपस आपस में बल्कीनेस, मतलब यहाँ पे स्टेरिक का सीन हो रहा है, रिपल कर सकते हैं ये लोग, जबकि इसके केस में दूर दूर है तो स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो कि पैरा प्रोडक्ट बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री एक रीजन है, सिमेट्री, और दूसरी है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को कोई वर्ड मत लेके चलना, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडीनेस। तो कभी भी ऑर्गेनिक में स्टेरिक हिंड्रेंस का आए, इसका मतलब यह है कि वो क्राउडीनेस के कारण कुछ हो रहा है, ठीक है, हिंड्रेंस पैदा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दो फैक्टर्स के कारण ये बिकम्स मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, ब्रोमीन के साथ मैंने CH2 कार्बन डाइसल्फाइड कभी सॉल्वेंट यूज हुआ, या फिर CHCl3, तब तुमको ये प्रोडक्ट फॉर्म करना है। अगर सिर्फ हमारा ये है OH के साथ कभी भी बस ब्रोमीन वाटर लिख दिया Br2, यहाँ पे मतलब ब्रोमीन वाटर, वाटर लेके चलते हैं साथ में, तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे तीनों जगह पे हमारे ब्रोमीन लग जाएंगे, ट्राइब्रोमो कंपाउंड फॉर्म होगा। OH Br Br Br, ठीक है। तो इसको समझ सकते हो, 2,3 सॉरी 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, एज इन 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे Br इज ब्रोमिक वाटर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट वगैरह का सीन नहीं होगा। मैम सही में डाउट है। हाँ हाँ बोलो हर्ष, रेज्ड हैंड क्यों किए थे, इसीलिए किए थे, पर्पसली किए थे कि हाँ हाँ, नहीं नहीं पर्पसली। ठीक है बोलो आप।
नहीं ऐसे ही बोल सकते हो यार, ऐसे ही बोलते हो ठीक लगता है, रेज वेज हैंड मत किया करो। मैम ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? मैकेनिज्म हाँ, ये डिफरेंस क्यों हो जा रहा है? सॉल्वेंट, बिकॉज यहाँ पे जो ब्रोमीन, दिस इज नॉन पोलर थिंग, इसकी नॉन पोलर मतलब इसकी पोलैरिटी जो है ना, ये CH Cl3 और CH2 जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जबकि ये ब्रोमीन वाटर के केस में यहाँ पे पानी तो प्रेजेंट है ही, ये यहाँ पे H2O है, तो H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो इसके चक्कर में जो ब्रोमीन का सब्सटीट्यूशन होता है वो सॉल्वेंट के डिफरेंस के कारण होता है। अब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस हो रहे हैं ये सॉल्वेंट्स के कारण। कभी भी तुम ब्रोमीन को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CH Cl3 CH2, इनकी पोलैरिटी बहुत कम है, डाइपोल मोमेंट कम होता है इनकी, नॉन पोलर सॉल्वेंट कंसिडर करके चलते हैं, तो इसके केस में सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूशन होता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रोमीन को पानी के साथ लेके चले तो पानी इज पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट के केस में हमारा यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जाता है, ऐसा देखा गया। इसका एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है वो नहीं पता, बट सॉल्वेंट के कारण इसका जो डिफरेंसेस होता है। इलेक्ट्रोफाइल दोनों के केस में Br पॉजिटिव ही है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लेके चलो, यहाँ पे ब्रोमीन है मतलब पानी भी है, ऐसा ही नहीं है बस, ब्रोमीन वाटर लिखा रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ एकदम, मैं अभी कुछ बोल रही नहीं हूँ। अभी देखो देखो सल्फोनेशन है हमारे पास, इसमें देखो हमारे पास कॉन्क H2SO4 है, तो इसमें से जो सल्फोनिल ये होता है ना SO3H पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इसमें कंडीशंस के हिसाब से हमारे अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। तुम चाहो तो यही मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा, ये जो ऑर्थो है वो मेजर हो जाएगा, पैरा भी माइनर में फॉर्म होता है। अगर रिएक्शन कंडीशंस कुछ ऐसे हैं तो ये भी फॉर्म होता है, मतलब ऑर्थो और पैरा में। और ऐसे भी हो सकते हैं कि रिएक्शन कंडीशंस और भी ऐसे रखा जाए तो ये भी, जो तीनों जगह सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। बट तुम मेजर इसी को लेके चलोगे, जैसे रेगुलर सल्फोनेशन होती है एक मोनो सब्सटीट्यूशन, वैसे ही लेके चलोगे, बट कंडीशन के हिसाब से सल्फोनेशन का कोई डिफरेंस सीन हो जाता है, दो जगह भी सब्सटीट्यूट हो सकता है, तीन जगह भी सब्सटीट्यूट हो जाता है, तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ये क्यों हो रहा है देखो, इसमें जो ये वाला प्रोडक्ट है ये, इसमें डाइसल्फोनिल वाला है SO3H, अगर इसमें हम कॉन्क HNO3 डाल दिए, इसमें अगर हम कॉन्क, ये मेथड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को इससे मतलब है, OH जो भी है यहाँ पे 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड फिनॉल जो भी है, उसमें अगर हम कॉन्क HNO3 डाल दिए हैं तो हमारा यहाँ पे पिक्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है। ये मेथड को स्टार मार्क करके लिखो, और इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, मतलब ये जल्दी से हो जाता है। NO2 पिक्रिक एसिड अभी बताया था मैंने, नाइट्रेशन वाला,
अगर जो भी हमारे पास ये डाइसल्फोनिल वाला है, जो भी डाइसल्फोनिक एसिड फेनॉल है 2,4, अगर उसमें हम कॉन्क HNO3 डाल देते हैं तो हमारा यहाँ पे पिक्रिक एसिड जो अभी हम नाइट्रेशन में देखे थे, और ये उससे ज़्यादा फिजिबल होता है, मतलब कि ये इजिली हो जाता है, फाइन मेथड, इजी मोस्ट फाइन मेथड ये बोल सकते हो तुम, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो कभी भी रिएक्शन में ऐसे दे दिए कॉन्क HNO3 के साथ तो तुम पिक्रिक एसिड बना के आओगे इसमें ये, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। ये इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो ही होगा, बट इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ये लैब में होते हैं। तो जो होता है इसमें, जो डाई सब्सटीट्यूटेड वाला होता है, डाई सब्सटीट्यूटेड वाले में जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं, दैट इज कॉन्क HNO3 डालते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रो ग्रुप्स आ जाते हैं, जो अभी हम लोगों ने नाइट्रेशन में पढ़ा है कि अगर हम फेनॉल में नाइट्रेशन करा देते थे, कैसे कराते थे, कॉन्क HNO3 H2SO4 यही कराते थे, तो हमारा पिक्रिक एसिड फॉर्म होता था। तो ये याद रखना, वो हो वही रहा है, हो वही रहा है, बट इसमें ये डाई सब्सटीट्यूटेड से होता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता था, कॉन्क HNO3 H2SO4 यही था रिएजेंट। नाइट्रेशन जब मैंने पीछे बताया था तो उसमें रिएजेंट क्या था, कॉन्क HNO3 H2SO4, कॉन्क HNO3 H2SO4 वही है। बट तुम्हारा सवाल है यहाँ पे कि पहले सल्फोनेशन होती है, डाई सल्फोनेशन वाले के साथ जब तुम नाइट्रेशन कराओगे उसके बाद तब ये फॉर्म होता है। तो तुमको एग्जाम में अगर ये डायरेक्ट दे दिया रिएजेंट, ये 2,3 ये 2,4 डाई सल्फोनिक फेनॉल वाला, तो तुम इससे ये पिक्रिक एसिड फॉर्म करके आ जाना, एंड ये ज्यादा अच्छा होता है, मोस्ट फाइन, ठीक है। हाँ देवेंद्र बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम हाँ मैम तो ये डबल सब्स्टिट्यूशन और ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या जो कंडीशंस है उनके बारे में कुछ वो नहीं है ना? नहीं नहीं बच्चे, तुमको बस ना ऐसे, इसके बारे में तो एनसीईआरटी में कुछ लिखा भी नहीं और दूसरे बुक्स में भी नहीं लिख रखा, पर मैंने ऐसे बता दिया, उसमें एक लाइन में लिख रखा है, तुम देखोगे एनसीईआरटी में। तो मेन ये है ना कि तुम जो मेजर प्रोडक्ट है वो वही फॉर्म करके आओगे, और इसमें तुम बोल देना कि इसमें डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अब वो कंडीशंस इज क्वेश्चन मार्क, वो हम लोगों को नहीं पता, वो लैब में जो लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको पता है कि वो ट्राई सब्सटीट्यूशन कब होता है और मोनो डाई सब्सटीट्यूशन कब होता है, बट कंडीशंस के हिसाब से वो भी फॉर्म होते हैं थोड़े अमाउंट में, मेजर प्रोडक्ट तो नहीं बनता है। और उसमें जो डाई सब्सटीट्यूशन से जो प्रोडक्ट बना है SO3H बच्चे, उसमें नाइट्रेशन का बस थोड़ा सा सवाल होता है ये कि अगर उसमें हम नाइट्रेशन कॉन्क HNO3 डाल दिए, नाइट्रेशन नहीं एग्जैक्टली HNO3 डाल दिए कॉन्क, तो उसमें वो पिक्रिक एसिड बनाने का तरीका होता है। तो ये हो सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही कम बनते हैं ना इन हाँ हाँ ऑर्थो और पैरा कंपैरिजन में? हाँ हाँ बच्चे। ओके। फिर है देखो इसमें, अब यहाँ पे है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड्स देख लेते हैं हम लोग। उसको तो तुम एज इट इज मार्कअप कर लेना, रिडक्शन ऑफ फेनॉल, रिडक्शन ऑफ फेनॉल में होता है हमारे पास है OH इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक डस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना लैब में, जिंक डस्ट, ठीक है, और हीट भी देते हैं थोड़ा बहुत इसको। तो यहाँ पे हमारा जो जिंक ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो रिडक्शन में ये मदद होता है। तो हमारा यहाँ पे जो बनता है वो होता है ये बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो इसको एज इट इज रट लेना कि अगर हम लोगों को फेनॉल का रिडक्शन करना है, ये कन्वर्जन वगैरह में यूज होता है जनरली, कि तुम्हें कोई दे दिया स्टार्टिंग मटेरियल, उससे तुमको पहुंचना है वहां तक, तो तुम ये याद रखना कि अगर हम फेनॉल का रिडक्शन, फेनॉल को हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर देते हैं तो हमारा जिंक ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है और हमारा ये बेंजीन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में अगर हम क्रोमिक एसिड Na2Cr2O7 वाला जो था ना, जोन्स रिएजेंट 2Cr2O7 Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O था ना, ये जोन्स रिएजेंट, इससे क्या होता था, हमारा क्रोमिक एसिड बनता था H2CrO4। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है, ये ऑक्सीडेशन का है, इसमें होता है बेंजोक्विनॉन बोलते हैं इसको। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज बेंजोक्विनॉन। ये जोन्स रिएजेंट है बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं,
देखो रिडक्शन ऑफ फेनॉल में बस याद रखना जिंक डस्ट होता है तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और हमारा H बच जाता है, तो इससे बेंजीन बचती है। ऑक्सीडेशन में याद रखना कि OH है और अगर हम उसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये जोन्स रिएजेंट वाला Na2Cr2O7 H2SO4 और H2O था ना, यही तो था ना जोन्स रिएजेंट, इससे हमारा H2CrO4 क्रोमिक एसिड बनता है ओवरऑल। तो इसकी ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबको पता है ये बात। जब हम फेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा ये बेंजोक्विनोन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो ये है क्विनोन। ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है इसीलिए क्विनोन बोलते हैं, ऐसा दिखता है बेंजोक्विनोन, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इसमें हमारे अभी केमिकल रिएक्शंस डाइमर्टिमिन, कोल्बीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, रिडक्शन ऑफ फेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, केमिकल रिएक्शंस फॉर फेनॉल्स आर डन। अब थोड़े बहुत मतलब 3 हमारे पास प्रिपरेशन मेथड में मैंने सिर्फ 2 तरीके करवाए थे, एक तो डाउस प्रोसेस से करवाया था और एक वो करवाया था क्यूमिन से प्रिपरेशन। उसके 3 छोटे छोटे से मैंने छोड़ दिए थे, पता नहीं क्यों, वो तुम लोग अभी देख लो, फिर फिनॉल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल ईथर करेंगे, ईथर प्रोबेबली मैं कल कोशिश करूंगी कि खत्म कर दूं, नेक्स्ट वीक से हम वो स्टार्ट कर देंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ठीक है, किसी को कुछ करेंगे थे आपसे। क्या बोले बच्चे? हर्ष कुछ बोल रहे थे? होगा भी, ठीक है। हाँ ठीक है सर। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। गया मैम, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ये ना, ये जो मैं लिख रही हूँ ये फेनॉल प्रिपरेशन का, ये लोग जब तुम नोट्स बनाओगे तो तब तुम डाउस प्रोसेस और क्यूमिन के साथ लिख लेना। ठीक है, ये मैं अभी छूट गया था इसीलिए मैं अभी लास्ट में पढ़ा रही हूँ ये केमिकल रिएक्शंस के बाद। ठीक है, देखो सबसे हमारा क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक को मैंने बताया कि सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके केमिकल रिएक्शंस, और लास्ट में उसके थोड़े बहुत यूजेस वगैरह होते हैं, वो तुम खुद से पढ़ोगे। यूजेस वगैरह मैं नहीं बताई क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी नहीं बताया था मैंने। रिमेनिंग मेथड्स ऑफ फिनॉल प्रिपरेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, पर ये तुम वहीं पे ऐड कर लेना जब नोट्स बनाओगे तो। रिमेनिंग ये बेसिकली थर्ड है, बट मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट लेकर चल रही हूँ, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड किसको बोलते हैं हम? RMGX, यही होता है। अब तो सबको पता ही हो गया होगा यार, कितने दिन से मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रही हूँ। बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बनाना है ये फिनॉल प्रिपरेशन हम स्टडी कर रहे हैं, हम लोगों को बनाना है फिनॉल। तो बताओ इसमें ग्रिग्नार्ड क्या लेना चाहिए हमको? ये जो रिएजेंट है हम लोगों को बनाना है, ये फिनॉल बनाना है, AR बनाना है, AROH।